तो कंपोनेंट फॉर्म के बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझना बहुत इजी हो जाता है। किसी भी वेक्टर को जब हम बोलते हैं रिजॉल्व कीजिए या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, ये बहुत इजी है समझना। मैं जब भी किसी वेक्टर की बात करता हूं, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड वेक्टर ले लिया ए बी, तो ये वेक्टर जो है ये कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस में या 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये पता लग सकता है जब आप उसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि भाई मैं इसको लिख रहा हूं ए एक्स वाई कैप प्लस बी वाई जे कैप, या इसको ऐसे में लिख के ऐसे लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैं जनरल टर्म्स यूज कर रहा हूँ एबीसी, ये इसलिए क्योंकि ये इसका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। तो आप बोल सकते हैं अभी मैं अभी पढ़ के आया हूँ कि a b c ये कंपोनेंट्स हैं, तो ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है। लेकिन रेजोल्यूशन से आपको क्या पता चलता है? रेजोल्यूशन से हमें ये पता चलता है कि अगर मैं ए बी वेक्टर को ध्यान से देखूं तो ये 3 वेक्टर्स इन 3 वेक्टर्स का सम है। x वेक्टर x एक्सिस में जो वेक्टर है, y एक्सिस में जो वेक्टर है, z एक्सिस में जो वेक्टर, इन सब का सम। क्लियर? दूसरा कि कोई भी वेक्टर जो होगा वो आपके या तो x y कंपोनेंट्स के सम से बना है या x y z कंपोनेंट के सम से बना है, तो बना तो वो सम से ही है। जब आप उसको एक इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको सबको ऐड कर रहे हैं, तो एक जो वेक्टर बनता है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये सब हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन किसी वेक्टर को कैसे तोड़ना है, उसके x कंपोनेंट को कैसे बताना है, उसके y कंपोनेंट को कैसे सिंपलाइज करना है, उसके z कंपोनेंट को कैसे सिंपलाइज करना है, ये भी आप कंपोनेंट फॉर्म में बता सकते हैं। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस में अभी तक आपने ये पढ़ा कि मेरे पास एक 5 न्यूटन की फोर्स है और ये एक थीटा एंगल जो है उस पर इंक्लाइंड है 60 डिग्री। अब जब हम इस तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं या इस तरह के जब हम वेक्टर्स देख रहे हैं, तो वहां पे आप इस फॉर्म को नहीं यूज कर पा रहे। क्लियर? मैं इन दोनों में जो फर्क है उसी को समझा रहा हूं। अभी तक आपने पढ़ा कि कंपोनेंट फॉर्म में तो भैया आपको ये पता है कि एक कंपोनेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, उसको कंपोनेंट फॉर्म में निकाल लेते हैं और वहां से आप वेक्टर को आईजीके की हेल्प से लिख सकते हैं। ये तो है एक तरीका, ठीक है, वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने का, जहां पे आपको थीटा की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन जब आपको इस तरह से दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई अब मेरे को बताओ कि इसका कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा। क्लियर? जब आप इस तरह के क्वेश्चंस में चले जाते हैं तो कंपोनेंट फॉर्म कैसे निकालनी है, आप उसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, ये वेक्टर भी 2 वेक्टर्स का सम है, एक x एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है, एक y एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है। राइट? 5 न्यूटन जो है इट इज सम ऑफ इट्स x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। कैसे निकालना है? आप हमेशा देखिए, कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया है तो आप उसका एंगल निकालिए एक्स वाई एक्सिस से कितना है। जैसे कि मैं बोलता हूं यहां से इसका एंगल है 30 डिग्री और यहां से 60 है, तो क्लियर है। अब मैं जब भी किसी वेक्टर को लिखता हूं, कोई भी स्टैंडर्ड वेक्टर जैसे 2D में लिखा है, तो इसको एक नाम दे देते हैं ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर is basically OA इसका x कंपोनेंट i कैप, OA वेक्टर का y कंपोनेंट इनटू j कैप, यही होगा इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट। लेकिन OA और OY क्या है ये हमें नहीं पता, ये आप निकाल सकते हैं। दिस इज OA cos ऑफ 60 डिग्री i कैप, OA cos ऑफ जो एंगल है उसका x एक्सिस के साथ, प्लस अगेन OA cos ऑफ एंगल जो उसका y एक्सिस के साथ है, दैट इज 30 डिग्री j कैप। क्लियर?
तो मैंने कैसे निकाला, बहुत सिंपल है, किसी भी वेक्टर का आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल विद द एक्सिस। इस वेक्टर 5 न्यूटन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो मैंने लिखी कॉस ऑफ 60 डिग्री। ऐसे ही इसी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल है 30 डिग्री, तो मैंने लिख लिया कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड्स पे आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखने। अब बोला जाए कि इसकी कंपोनेंट फॉर्म निकालो, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ओ ए कॉस ऑफ 30 कॉस ऑफ 60 सॉरी कॉस ऑफ 60 इज हाफ, तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 5 इंटू कॉस ऑफ 60 इज हाफ प्लस 5 कॉस ऑफ 30 इज, यहां से देख लीजिए √3/2 जी क्या, तो अब आप ये लिख देंगे 5/2 आई कैप प्लस 5 इंटू √3/2 जे कैप, ये मेरा ओ ए वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, आपको वही मिल जाएगा 5 न्यूटन। कैसे मैग्नीट्यूड लेना है, कंपोनेंट फॉर्म की हेल्प से आपको होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट, तो ये चीजें वही आगे जहां से हम चले थे। आपको कंपोनेंट फॉर्म बोली थी शुरू में, तो कंपोनेंट फॉर्म इज 5/2 इंटू 5 इंटू √3/2, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल जो वेक्टर आपको दिया जाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसकी हेल्प से इसको आई जे के की फॉर्म में ले गया। स्टेप वाइज इसको ध्यान से समझिए कैसे ले जाना है। आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं, वो इस तरह से निकाले जाते हैं, कॉस ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल विद एक्स एक्सिस प्लस कॉस ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल विद द वाई एक्सिस। अब इसी को अगर मैं जनरल रिजल्ट में देखूं, क्योंकि आप हमेशा चीजों को स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में ही समझते हैं कि उसको कैसे समझा जा सकता है, तो बहुत इजी है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को जब हम स्टैंडर्ड रिजल्ट के हेल्प से देखते हैं, तो कोई भी वेक्टर जो है वो आपका एक एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, कोई भी स्टैंडर्ड वेक्टर ले सकते हैं। मैं इस वेक्टर को ए से डिनोट कर रहा हूं, तो ए वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर का एंगल मेरे को एक्स एक्सिस से θ1 पता है, वाई एक्सिस से θ2 पता है, तो ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ θ1 आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगेन कॉस ऑफ θ2 j कैप, where this is the x component, this is the y component। और जब आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ θ1 मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ θ2, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं। कुछ जगहों पे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के हिसाब से देते हैं θ2 इज बेसिकली 90 माइनस θ1, तो आप उसको अगर यहाँ पुट करते हैं दिस बिकम्स साइन ऑफ θ1। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे cos ऑफ θ1 आता है, यहाँ पे sin ऑफ θ1 आता है विद मैग्नीट्यूड ये इसके रेजोल्यूशन है, इसके कंपोनेंट्स हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, या आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के हिसाब से ही समझिए कि भाई हमें θ2 पता है तो हम तो cos ऑफ θ2 ही लेंगे, ताकि आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न समझ आ जाए। क्योंकि जब आप 3D स्पेस में जाएंगे, 3D स्पेस में जैसे कि ये x y z एक्सिस है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर इसका एंगल यहाँ से θ3 है तो दिस इज cos ऑफ θ3 k का एक नया कंपोनेंट आ जाएगा। और यहाँ पे इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए cos ऑफ θ3 न्यू कंपोनेंट। 3D स्पेस में और 2D स्पेस में
कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, दिस इज रेजोल्यूशन। आपने एक वेक्टर को स्प्लिट कर दिया उसके कंपोनेंट्स में, दीज आर द कंपोनेंट्स, और ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म में। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए x को अगेन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये आपका z कंपोनेंट है, तो इन सब का स्क्वायर आप ले लीजिए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ से आ जाएगा। दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos ऑफ θ1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos ऑफ θ2 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए ins cos ऑफ θ3 स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो 3D स्पेस में क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्या कंपोनेंट होने चाहिए, कैसे रिजॉल्व करना है। अब लास्ट में आता है कि इसको हम कैसे समझें, इसको हम एग्जांपल की फॉर्म से, अब जो आगे के डिस्कशंस होंगे उनमें कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, उनमें आपको समझ आएगा कि किसी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है, उसकी कंपोनेंट फॉर्म को कैसे यूज किया जा रहा है। तो अगले कुछ वीडियोस में आप एग्जांपल्स के साथ बने रहिए, और जो भी फर्दर डिस्कशंस होंगी उनको हम इन्हीं के साथ रिलेट करेंगे अब, क्योंकि वेक्टर्स आपका वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% जो है ये इसी पार्ट में आ जाता है। तो अब हम वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कैसे पैरेललोग्राम लॉ को यूज किया है वो हमने देख लिया है, कैसे सब्ट्रैक्शन की है वो हमने देख लिया है। अब हम उसको कंपोनेंट फॉर्म रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की हेल्प से देखेंगे कि कैसे एडिशन की जाती है, IJK की फॉर्म में कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस में आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। बाकी के जो भी आपके फीडबैक्स होंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी आपको लगता है डाउट्स हैं उसे आप हमें दिए गए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया है, वीडियो के नीचे भी फ्लैश करता है, आप उस पर भी भेज सकते हैं, दोनों आईडी सेम है। तो कमिंग लेक्चर्स के लिए बने रहिए और जितना हो सके रिवाइज कीजिए, हेल्दी रहिए। इस दौरान जब भी आप घर पे ये वीडियोस देखते हैं इनको एक एक दो बार और देखिए, पॉज करके जितना हो सकता है नोट्स बनाइए, बुक्स में जाके इन्हें फिर से एक बार क्रॉस चेक कीजिए। जितना एग्जाम्पल आप करेंगे, जितना अभी के पार्ट पे आप स्ट्रेस करेंगे, उतना आगे आपका टाइम बच जाएगा, उतना आपको इजीली समझ आएंगी चीजें कि ये क्या हो रही हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको अभी डाउट आए, आप वीडियो को बार बार पॉज करके फिर से एक बार पीछे जाइए, फिर देखिए कि क्या पढ़ाया है, कैसे बताया जा रहा था। यही तरीका है वीडियो लेक्चर्स को समझने का, पढ़ने का तरीका ही यही है कि उसमें आप पीछे जा सकते हैं। क्लास में आप डाउट को रेज तो कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम वो शायद डिस्कस ना हो पाए, उस टाइम आप क्वेश्चन ना पूछ पाए। लेकिन वीडियो लेक्चर्स में जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेल पे भेजिए। बाकी जो यहाँ पे आपको नहीं समझ आया कि क्या बताया था, ये कैसे रिलेट किया है, आप पूरी लाइब्रेरी जो पीछे है वहां पे जाके चेक कीजिए। हो सकता है कोई टॉपिक आपने मिस किया हो, गो थ्रू द होल लाइब्रेरी और कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की। आगे के टॉपिक्स में हम कुछ एग्जांपल्स फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है।